नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। सियासी जमातें अगले इलेक्शन यानी 2024 का इलेक्शन जो ऑलरेडी पहले से मुतनाज़ा है, हमने नहीं किया, खुद सियासी जमातें इसको मुतनाज़ा बना चुकी हैं। 12 इस मुतनाज़ा इलेक्शंस पे इलेक्शन कमीशन का आज का मैं एक बयान पढ़ रहा था, अगर इसमें सदाकत है कि उन्होंने फ़ौज से मदद मांगी है इलेक्शन 2024 कराने के लिए 8 फरवरी। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इतना ज़्यादा मुतनाज़ा इलेक्शन में फ़ौज जैसे अहम तरीन इदारे को शामिल नहीं होना चाहिए, वरना इस मुतनाज़ा इलेक्शन का रिज़ल्ट जो अभी से पता है लोग नहीं मानेंगे, वो सारा का सारा गन डाल दिया जाएगा इस अहम इदारे पर। ये कुछ लोगों की राय है जो हमने आपके सामने रखी। सियासी जमातें 2/3 मेजॉरिटी मांग रही हैं। शहबाज शरीफ का बड़ा ज़बरदस्त बयान भी है। सवाल ये है कि सियासी जमातें आवाम से 2/3 मेजॉरिटी तो मांग रही हैं, लेकिन उनके पास कोई रोड मैप नहीं है अभी तक कि आवाम को महंगाई से, बेरोज़गारी से, गुर्बत से, दहशतगर्दी से वो और पाकिस्तान को इस माशी मसाइल से किस तरह निकालेंगे। कोई रोड मैप अभी तक नहीं है। दूसरी तरफ 3 साल 7 माह और 16 महीने की हुकूमतों ने आवाम को बदतरीन महंगाई दी, बदतरीन गुर्बत दी और बदतरीन बेरोज़गारी दी, और दावा ये है कि 2/3 दिए जाए ताकि बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई से आवाम को निजात दिया जाए। 12 अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि लगता ये है कि सियासी जमातों को अपने मंशूर पे और आवाम पे एतमाद नहीं रहा। मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सियासी जमातें इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रही हैं। बहुत से इलेक्टेबल्स लौटे हैं, उन इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रही हैं। हर सियासी जमात इलेक्टेबल्स को हासिल कर रही है और दावा कर रही है कि जनाब अब हम अगली हुकूमत हमारी होगी और इलेक्शन हम जीत जाएंगे। गोया सियासी जमातों को अपने मंशूर पे और अपने काम पे, अपनी कारकर्दगी पे भरोसा नज़र नहीं आ रहा है और आवाम पर उनका एतमाद, इसी तरह आवाम का एतमाद भी सियासी जमातों पे नज़र नहीं आ रहा है। बहुत से सियासी जमातें इलेक्शंस के जो प्रोसेस होते हैं, जो बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका होता है, अब 8 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमें वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही जो कि आनी चाहिए थी। जो लीडर्स हैं, जो बहुत अहम तरीन आपके जो लड़ने वाले हैं, जो ओहदेदार हैं, वो इलाके में जा नहीं पा रहे हैं, और सुना है जाते हैं तो वहाँ मुज़ाहमत होती है अवाम की बहुत सख्त। बहरहाल इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। और एक दो और बहुत अहम बातें हैं, और वो ये है सियासी जमातों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन मशकूक। कुछ लोग कहते हैं PTI का जो हुआ है वो मशकूक है, और अहम तरीन तज़किया निगार का कहना है कि पाकिस्तान की अहम तरीन सियासी जमातों का इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी हुआ है सब का सब मशकूक है। इस हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन उंगलियां सब पे उठ रही हैं। नई हल्का बंदियाँ जो है उसका ऐलान हो गया है। कुछ जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि इन हल्का बंदियों से बड़ी सियासी जमातों को फ़ायदा होगा। इन इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब रफ़ीक राजवाना साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ है सेनेटर सैर कामरान साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका ही बहुत शुक्रिया। हम खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपका ही बहुत शुक्रिया। जी, बात शुरू करूँगा मैं जनाब खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब से स्टार्ट कर लेता हूँ। खुर्रम साहब, कैसे देखते हैं इन तमाम बातों को? डॉक्टर साहब, बातें तो तमाम ऐसी हैं कि जिनको सीरियस सोचना चाहिए, लेकिन आपने एक बात की कि लोग जा नहीं रहे अपने इलेक्शन कैंपेन पे। डॉक्टर साहब, हमारा एक कल्चर है कि हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, और हमें जो एक राइट तरीके के मुताबिक चीजें मिलें तो हम उनको कबूल करते हैं। बहरहाल हम तो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुके हैं,
हद तक कि मुश्किल हल्का है, लोगों के पास जा रहे हैं और बयानिया भी हमारे पास बेहतरीन है और लोगों को कन्विंस भी कर रहे हैं। तो बाकी हालात वाक़यात जिस तरह आपने तज़किरा किया, उनकी पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। एक बहुत अजीब व गरीब किस्म की कैफियत से पाकिस्तान गुजरकर आज इस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है और वो जो वैक्यूम, शदीद वैक्यूम क्रिएट हुआ, जो कैओस से आपने वक्त गुजारा, तो हालात इसी तरह ही होने थे। अब इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएगा और जब फाइनल 14 तारीख को, जैसे उन्होंने बताई है, आपकी 14 को जब नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल होने का टाइम आएगा, फिर जाके गहमा गहमी इलेक्शन की आपको शुरू होती नजर आएगी। लेकिन अगर आप कहें ना कि ये बाकी जैसे इलेक्शंस होते थे उस तरह गहमा गहमी होगी, तो ऐसी चीज नहीं होगी, क्योंकि लोगों पर जो सबसे ज्यादा असर करने वाली चीज है वो है महंगाई। और जो भी सिचुएशन बने, हम जिस सिमत में भी जा रहे हैं, जो पॉलिसीज इस वक्त बन रही हैं, इनका तसलसल रहना जरूरी है और डिसेप्शन की और वो जो एक फरेब की दुनिया से भी पॉलिटिक्स को निकलना जरूरी है। अल्लाह ताला करे ऐसा हो और हम रियलिज्म की तरफ जाएं। बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान में अगर हम करना चाहें तो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना भी चाहूँगा आपसे कि सियासी जमातों को अपने मंशूर पर ट्रस्ट होना चाहिए और आवाम पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने मंशूर को आवाम की तरफ लेके जाना चाहिए और सियासी जमातों के टिकट कोई भी लेके जाए, उस मंशूर को आवाम की पजीराई मिले और आवाम वोट दें। लेकिन हम तो देख रहे हैं सब इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रहे हैं और बड़े इलेक्टेबल्स इसमें लौटे हैं। क्या कहेंगे सर इस पे? डॉक्टर साहब देखें, जमातों को मंशूर बयान करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी और एक दफा जब बताया भी गया तो वो इतनी ज्यादा आइडियलिज्म और ऐसी ऐसी चीजें बताएंगी कि जिन पर लोगों ने एतबार किया और आज हम उसका भी एक रिजल्ट पा रहे हैं। और जो है ना पार्टीज की सिचुएशन, डॉक्टर साहब, पार्टीज हमेशा हमारे पास कमजोर रही हैं, शख्सियात मजबूत रही हैं और पार्टीज की ये इस्तात नहीं है कि पार्टीज अपनी मर्जी पर टिकट्स किसी को दे सके। पार्टीज डिपेंडेंट हैं शख्सियात के ऊपर। अभी तक कल्चर हमारे पास राइट यही है। आगे जाके कैसे तब्दील होगा ये हमने खुद ही करना है। और राइट मैन एट राइट प्लेस, और पार्टीज के अंदर अच्छे लोग तमाम पार्टीज में मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जगह नहीं बनती और उन्हीं की जगह बनती है जो पहले से आ रहे होते हैं। अभी आप कई दफा देखेंगे कि पार्टीज कहेंगी हम टिकट उन्हीं को देंगे जो हमारे लॉयल रहे हैं। यानी हमारी पास जो मेयार है वो लॉयल्टी का, वो क्या है? अब हमारे पास लॉयल रहने का मतलब क्या है? हमारे पास कैपेबिलिटी, जहानत, अहलियत, काबिलियत, ये कब मेयार बनेगा? तो ये चीजें हमारे लिए इश्यूज हैं। लेकिन लेट्स होप कि हम आगे बेहतर सिचुएशन तक पहुंच सकें। जी डॉक्टर साहब। अच्छा सर, एक सवाल पूछ के मैं आगे जाना चाहता हूं। वो तर्जुमान, आपके पास पीटीआई के से निकले हुए बड़े अहम तरीन सियासी लीडर और इलेक्टेबल्स जो हैं वो आपके पास गए हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन सर आपके सियासी जलसे बड़े नाकाम नज़र आए हमें। इसका मतलब है कि अवाम, इलेक्टेबल्स तो चले गए हैं लेकिन अवाम आपकी तरफ नहीं आई पीटीआई की। क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब, जलसे जो पहले 3 थे वो जो थे कैंपेन के, वो तो ठीक थे। एक जलसे के अंदर अगर, और जलसे कई दफा ठीक होते भी हैं और नहीं भी हो, इलेक्शन के वक्त इन चीजों को कंपोज करना वो एक अहम चीज है। बहरहाल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान सारी जो है इस वक्त, अगर मैं इस बात पे कहूं कि वो नाउमीदी का शिकार है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो तो है, वो तो एक इशू है पब्लिक का। बहुत सही सर, मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। ओवरऑल ये रिजल्ट नज़र आ रहा है, देखते हैं दूसरे क्या कहते हैं। रफ़ीक राजवाना साहब की तरफ आ जाता हूँ। रफ़ीक राजवाना साहब, एक बयान है शहबाज शरीफ साहब का जो पिछले 16 महीने में वजारत उज़्मा किया 85 की काबीना थी, हर तरह की सपोर्ट उनको हासिल थी। उन्होंने आवाम से गुजारिश की है, बल्कि डिमांड किया है कि उनको 2/3 अक्सरियत दें ताकि वो आवाम के महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत को से आवाम को निजात दिलाएं। अब जाहिर है बहुत से तजिया निगार ये सवाल कर रहे हैं कि अभी पिछले 16 महीनों में जो बदतरीन महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी रही, उसके बाद क्या ऐसा इक़दाम होगा जिसका कोई रोड मैप भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आप इस पे ज़रा सा रोशनी डालिएगा। और एक और चीज़ जो मैं आपको इसमें शामिल कर देता हूँ कि सियासी जमातों के पास, यानी PMLN के पास भी कोई मंशूर नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है
कि वो अपने मंशूर पर आवाम का एतमाद हासिल करें, वो इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रहे हैं कि इलेक्टेबल्स उनके पास आए और इलेक्टेबल्स की मदद से वो इख्तिदार में आए। क्या कहेंगे रफ़ी राजवाना साहब? देखिए, आपके जो पहला वो सवाल था 2/3 अक्सरियत का, वो कोई भी सियासी पार्टी अगर महसूस करती है कि हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना है, सब्जेक्ट टू बाकी जमातें तो कहेंगी ना कि मेरे मुखालिफ जमात 0 है और हम प्लस है, इस बहस से भी हमें निकलना चाहिए। हर जमात ने अपना अपना खेल खेलना है, अपनी अपनी गेम खेलनी है, तो इस बहस से हमें अब निकलना चाहिए। अच्छा, अब मियां साहब ने इस हवाले से कहा है कि 2/3 अक्सरियत हो तो अपने मंशूर को, अपनी पॉलिसियों को बगैर किसी रुकावट के आगे चलाया जा सकता है, और उन्होंने ये एक अवाम से अपील की है, अपने इलेक्टोरेट से अपील की है। तो कोई भी जमात, कोई और जमात भी अपील कर दे कि आप हमें 2/3 अक्सरियत दें ताकि हम अपने मंशूर को अमल कर सके, अपने मंशूर को कंप्लाई विद कर सके। इसमें तो कोई मुजायका नहीं है, दिस इज अ पॉलिटिकल गेम, और इसमें आपने अपने वोटर के पास ही जाना है। जब उन्होंने कहा कि 2/3 अक्सरियत दें, तो ये भी वोटर को एक इज्जत दी है कि आप मेहरबानी करें, हमें अक्सरियत दें 2/3, ताकि हम जो है ना अपनी पॉलिसियों को बगैर किसी इंटरप्शन के हम चला सके। वरना तो पाकिस्तान में ये चीजें यहाँ है, और ये तारीख भी गवाह है कि 2/3 वाले को कैसे घर भेजा गया। और दूसरी आपने मंशूर की बात की है। देखिए, मंशूर आप जब से पाकिस्तान बना उसके बाद जितने इलेक्शन हुए सारे मंशूर जमातों के इकट्ठे कर ले, सबको उठा के देख ले, ठीक है। अब उसकी दो मेरी सबमिशन होगी, मेरी गुजारिश दो। एक तो ये, क्या उन मंशूर पर पूरी मुद्दत किसी हुकूमत को पूरी करने की मोहलत दी गई? किसी वजीर आजम को अपना वक्त पूरा करने दिया? वजीर आजम दो तो उनको तो मतलब है वो जाने फानी में कूच कर गए बेचारे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ठीक है, और कुछ जलावतन हो गए। अब बात ये है कि उनको गिराते कौन है? उनको गिराते भी तो यही सियासी जमातें हैं ना। बेनज़ीर साहिबा की जो आपके गिराई गई उनकी हुकूमत, उसमें नवाज शरीफ साहब शामिल थे। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई गई, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी। और डॉक्टर साहब, मैं बात को कंप्लीट कर रहा था, इसी तरफ ही आ रहा था। बात ये है तो इसीलिए इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है पुरानी एक दूसरे के हरीफ जो है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती थी। अब वो सारे तजर्बात, तलख तजर्बात, ठीक है ना, कोई ऐसे तजर्बात भी है जिनसे फायदा उठाया जा सकता है, पॉजिटिव चीजें भी है, मगर तलख तजर्बात ज्यादा है। तो क्या इसके बाद अब हमारे पास कोई गुंजाइश है? डू वी हैव एनी चांस कि हम उन चीजों पे चले कि जो हम पास में करते रहे हैं? नहीं, मेरी नजर में नहीं है। अगर आज खेचातानी हम शुरू करने जैसी हो रही है, इल्जामात की बौछार करते हैं, और जब हुकूमत किसी की भी बन जाए, मैं दावा नहीं करता जी, ठीक है ना, मैं बड़ा मॉडरेट सोच का बंदा हूँ, मैं दावा नहीं करता, किसी की भी बन जाए तो मेरा फर्ज है, अगर सपोज पीपल्स पार्टी की बन जाती है, मफरूजा है मेरी नजर में, तो मैं पीपल्स पार्टी के साथ चल के सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सके, ना कि ये कहना चाहिए कि धांधली हो गई और हमें हरा दिया गया। इस तरह पाकिस्तान इस तरह के तजर्बात बहुत कर चुका है। किसी इलेक्शन पे, कौन सा इलेक्शन है जिसपे उंगली ना उठती हो, और अभी से उठनी शुरू हो गई है। इस तरह से पाकिस्तान की मसाइल उनका हल नहीं होगा। अभी 16 माह की, 14 माह की आप कारकर्दगी की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, मुझे कोई इकोनॉमिस्ट आप बता दें, कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट बता दें, फाइनेंशियल मैनेजर बता दें, कोई मुझे आप एक्सपर्ट बता दें जो उस तरह के वाकयात में 14 महीने में महंगाई भी खत्म कर सकता हो, और बता दें, और उस बेरोजगारी खत्म कर सकता हो। ये एक बड़े पुराने मसाइल हैं और इनके लिए सबको मिल बैठना पड़ेगा। नहीं बैठेंगे तो चलो जिसकी हुकूमत होगी उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। मैं ये समझता हूँ जाती तौर पर, जिस पार्टी की भी हुकूमत अगले वक्त में बनेगी, बड़ी मुश्किल वक्त होगा हमारे लिए। पाकिस्तान के मसाइल ऐसे नहीं है कि अलादीन का चिराग रगड़े और हल हो जाए। मैं इकोनॉमिक का भी स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ा हुआ हूँ। इसके लिए बहुत सारी लंबी, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, और उसमें कंसेंसस हो तो बड़ी बात है, और हमारी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी हो। आजकल डॉक्टर साहब आपने पढ़ा होगा कि वो चिंची एक रिक्शा है जिसको इजाजत दी गई, आज कॉलम भी लिखा होता जंग में, तो उसकी इजाजत दी गई, उसके बाद लोगों ने कारखाने लगा लिए,
आज एकदम पंजाब हुकूमत ने कहा जी उसको जो है ना बंद कर रहे हैं। तो ये तो कंसिस्टेंसी है पॉलिसी की। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी कौन कारखाना लगाएगा? फॉरेन इन्वेस्टर तो दूर की बात है। अगर मेरे पास 4 पैसे हैं और मैं कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ मगर मेरे लिए पाकिस्तान के हालात सूट नहीं करते, जब मैं पाकिस्तानी होके मुहिब्बुल वतन होके मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कि मुझे उसमें कोई तरक्की का वो चांस नजर नहीं आता, तो हाउ द फॉरेन इन्वेस्टर विल कम, हाउ वी विल अट्रैक्ट हिम? तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, इनको ये ना ही नारों से हासिल हो सकते हैं ना तबसरों से हासिल हो सकते हैं। तो अवाम फिर आपकी तरफ क्यों आएगी सर, जब आप रोड मैप नहीं दे पा रहे हैं कि अवाम को इन मुश्किलात से क्या नहीं? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि 2/3 मेजोरिटी दे दो और जनाब हमारे पास सर 2/3 मेजोरिटी अगर आपके पास होगा और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा इस वक्त मसाइल है उसमें हम मुझे कोई इकोनॉमिस्ट बता दें कि जो इससे निकाल सके, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वही टीम होगी ना सर जो कि शहबाज शरीफ साहब के साथ थी, वही इसाक डार साहब होंगे, वही ख्वाजा साहब होंगे, पीछे मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे थे। तो कौन सी ऐसा इकदाम आप करेंगे जिससे अवाम अट्रैक्ट होकर आपको 2/3 मेजोरिटी दे दे? वो जरा बता दें, मैं आगे चलता हूँ। देखिए प्रोग्राम तो अभी मंशूर बन रहा है, ठीक है जी, प्रोग्राम देंगे। मेरी नजर में जो भी पार्टी मंशूर दे बशमूल मेरी PMLN, ठीक है ना, मैं परसों भी या कल किसी उस चैनल पे कह रहा था कि रोड मैप देना चाहिए। आई एग्री विद यू कि रोड मैप देना चाहिए और उसके मुताबिक रोड मैप जो है वो बड़े थिंक टैंक बैठे चाहिए, कलेक्टिव विजडम चाहिए, उसके बाद बैठे। और मिसाल के मईशत की जो बात चल रही है हर जगह ये बात होती है, मैंने कई दफा आपके प्रोग्राम में भी गुजारिश की है, वो भी वक्त की बड़ी अहम जरूरत है और रिवायती सियासत का अब पाकिस्तान मुताम्मल है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। सेनेटर सहर कामरान साहबा, एक जुमला है वो आपके सामने कोट करता हूँ, उसको ज़रा बताएं मुझे। मेरी समझ में इस वक्त शायद समझ में नहीं आ रहा है कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगले इलेक्शन में वही जीतेगा जो आवाम का लाडला होगा और जो किसी और का लाडला वो नहीं जीतेगा। जो लोग ऐसे हालात पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि जी वो बस अब वज़ीर आज़म आ रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने इशारा मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ दिया है, वो ऐसा नहीं होगा और आवाम का लाडला जो है वो जीतेगा। एक तरफ तो ये बताइए, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्टेबल्स की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है और धड़ाधड़ इलेक्टेबल्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं? तो PMLN भी वही कर रही है, आप भी वही कर रहे हैं, तो इसका मकसद है कि आप दोनों का मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है, क्या कहें? शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर दानिश। देखिए, पहली तो आपने जो अपने इंट्रो में कहा तो मैं इस बात पे यकीनन दोहराना चाहूँगी कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेकाम की भी ज़रूरत है और माशी इस्तेकाम की भी ज़रूरत है। माशी और सियासी इस्तेकाम उसी वक्त आ सकता है जब इलेक्शन अब बग़ैर किसी ताख़ीर के हो जाए। तो हम इलेक्शन को ये सोचते हैं कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो जी, साफ और शफाफ भी हो जाए। अब जो आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आपने बात की तो यही बात इन्होंने की है कि जो अवाम का लाडला होगा यानी जिसको अवाम वोट देंगे। और आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी मुसलसल अवामी कॉन्टैक्ट तहरीक में अपने निकली हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध से निकले, उसके बाद आप ये देखें कि पीछे पंजाब भी गए, फिर KP में उनका एक तफसीली उनका विज़िट था, उसके बाद फिर बलूचिस्तान में आए, यहाँ पे भी बहुत अच्छे इंटरेक्शंस रहे। हमने इस दफ़ा अपना यौम तासीस भी कोयटा में जो है सेलिब्रेट किया। उसके बाद अब दोबारा इस हफ्ते में वो KP में होंगे। तो देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्ट करें आवाम के साथ, वोट की अहमियत को और अपने मंशूर को उनके सामने रखें। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है किस तरीके से आवाम की खिदमत कर सकती है, किस तरीके से मुल्क में माशी इस्तेकाम को ला सकती है, आवाम के मसाइल क्या हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है। तो मैं समझती हूँ यही सही तरीका है कि अगर हमने इलेक्शंस को क्रेडिबल बनाना है तो राब्ता आवाम से रखें, उनके वोट्स को उनकी जो है अहमियत दें, उनके मैंडेट को अंडरमाइन ना करें और वही शख्स जिसको अवाम इलेक्ट करेंगे वो अवाम को जवाब देगा। देखिए सहर कामरान साहब, बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन यहाँ दो चीजें आपकी तरफ से सामने आ रही हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी अवाम ताकत है और हम आवाम को मोबिलाइज करना चाहते हैं और आवाम जिसको जितवाना चाहे वो लाडला होगा, सही मायनों में वो उसको हुकूमत करना चाहिए। ये बिल्कुल आपने सही। दूसरी तरफ आप खुद ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है इसमें आपको प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है,
दूसरी तरफ लाडला है, उसकी पूरी प्लानिंग हो गई है, उसको सपोर्ट की जा रही है, पूरी इंतज़ामिया उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये दो चीज़ें अगर होंगी, फ़र्ज़ कीजिए अगर इंतज़ामिया सपोर्ट कर रही है, इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा है और चीज़ें भी सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर ये इलेक्शन तो जाहिर है रिजल्ट उनकी तरफ जाएगा। तो फिर आपका आवाम से रब्ता करने का फ़ायदा क्या होगा, ये बता दें ज़रा। देखिए डॉक्टर दानिश, आपको पता है पीपल्स पार्टी तो हमेशा ताकत का सरचश्मा आवाम को समझती है, ठीक है। दूसरी बात ही कि ये कहना कि कोई जो है एक परसेप्शन लेकर आया है और उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है और उसके लिए इक़्तिदार के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, नहीं, पीपल्स पार्टी तो हर सूरत में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद जो है वो जारी रखेगी। आप बताएं कि क्या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद हमने इलेक्शन का राह नहीं अपनाई? क्या पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाया? क्या एक नेशनल यूनिटी का मैसेज नहीं दिया? क्या हमने 2013 में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बाद इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया? हम जाके बैठे। क्या हमने 2018 में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्लियामान में जाकर नहीं बैठे? पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में जो एक पार्लियामानी प्रोसेस है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको डिरेल नहीं करना चाहती। हम समझते हैं कि जितना ज़्यादा ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, जितना ज़्यादा आवाम से राब्ते बढ़ेंगे, उतना बेहतरी आएगी। तो ये सोच के कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हम ये नहीं कर सकते कि हम अपना रास्ता छोड़ के बाहर निकल जाएं। नहीं, हम आवाम में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हम अपना मैसेज लेके जा रहे हैं, हम उनको अपना पैगाम दे रहे हैं, हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बात कर रहे हैं और मैं समझती हूँ इसी की ज़रूरत है। अच्छा, इलेक्टेबल्स का बताएं, इलेक्टेबल्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अगर आप सियासी जमहूरी पार्टी हैं और आपका मंशूर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तो आवाम आपको वोट डालेगी चाहे खंबा को खड़े कर दें। आप लोग सब दोनों PMLN और आप इतनी तेजी से इलेक्टेबल्स की तरफ भाग रहे हैं, आवाम की तरफ तो आप नहीं भाग रहे। मुझे नहीं डॉक्टर दानिश, हम आवाम की तरफ ही भाग रहे हैं। आपको पता है कि एक ख़ास सोची समझी जो है एक माहौल के अंदर पीपल्स पार्टी के जो है जो एक ये कहती हैं जो वाबस्तगी थी जिन लोगों की, उनको पार्टी से अलग किया गया, ठीक है। तो अब ये कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा हर एक को मुफाहमत का मौका देती है। अगर कोई जो है वापस आना चाहता है और उसकी हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी गहरी है और वो आवाम की खिदमत कर सकता है, तो हम उसको डेफिनेटली लेंगे। हाँ, अगर किसी का इस तरह का मिजाज है कि जो हमें लगा कि वो एक मौसमी जो है बुखार में मुब्तला है और उसका आना जाना सिर्फ चंद नशिस्तों के लिए, तो मैं नहीं समझती कि उसको आवाम भी एतबार करेंगे। उसके इलेक्टेबल होने का क्या फ़ायदा होगा? ऐसे शख्स को क्या आवाम वोट देगी जिस पे वो खुद एतबार ना हो? नहीं, पीपल्स पार्टी सिर्फ उनको वेलकम कर रही है जो पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी पे, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं। क्या आप पीपल्स पार्टी को चारों सूबों की जंजीर कहा जाता है, एक वफाक की पार्टी? आप बताएं, एक सोचे समझे तरीके से 2013 के इलेक्शन में सिक्योरिटी के बहाने, 2018 के इलेक्शन में RTS की वजह से अभी तक पीपल्स पार्टी को की नशिस्तें महदूद की गई। अब अगर कुछ लोग जो रास्ता भूल गए थे वो वापस आना चाहते हैं, अगर उन लोगों की हिमायत कर रही हैं जो पीपल्स पार्टी से चले गए थे वापस आए तो समझ आता है। लेकिन अगर वो लोग जो लोटे भी हैं या जो मफाद परस्त हैं और जो इलेक्टेबल्स हैं, जिनके पास 20-22 हज़ार वोट होता है और पार्टियां उनको इसलिए कैच करती हैं कि थोड़ा सा वोट हम भी डाल देंगे और ये हमारे लिए MNA बन जाएंगे और इक़्तिदार का रास्ता खुल जाएगा। मैं आगे चल के बात करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, अवाम पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम को वोट क्यों दे? क्योंकि ये तो वो जमात है जो ऑलरेडी PTI से उठकर यहाँ आ गई और उसमें एक लीडरशिप तब्दील है, वो भी PTI का ही हिस्सा थी और वो अलग हो गए थे। तो उनकी कारकर्दगी तो 3 साल 7 माह में इन इलेक्टेबल्स की, इन सियासी लीडरों की अवाम ने देखी हुई है। तो अब आपको अवाम किस बुनियाद पे वोट दें? एक तो ये बताएं और दूसरा मुझे ये बताइए सर कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का PTI पे तो बहुत क्रिटिक्स हो रहा है और यकीनन उसका इलेक्शन जो है उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मशकूक है। लेकिन मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सियासी जमात है
जिसका इलेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ है और मशकूक नहीं है? डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो आपने कि अवाम वोट क्यों दे। हम एक पार्टी का हिस्सा थे और हम उस पार्टी में हमने जिंदगियां गुजारी और हम नहीं चाहते थे कि वो पार्टी उस रास्ते पर चल निकले कि जिसकी रिजल्ट्स आज हम देख रहे हैं या पा रहे हैं। ना हमारे साथ लोग जो उस मकसद के लिए शामिल हुए थे, ना वो लोग कहीं चले गए, ना हम कहीं चले गए। तो हमारी मोबिलाइजेशन आज भी वही है। हम हल्के के अंदर आज भी उसी पॉलिटिक्स को लेके चल रहे हैं। हम पाकिस्तान को अपग्रेड करने की बात, पाकिस्तान को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, पाकिस्तान को जदीद दौर के लिहाज से चलाने की बात कर रहे हैं। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में हम ये समझते हैं कि मादनियात, आपका एग्रीकल्चर, आपकी IT, ये ऐसे शोबे हैं कि जिनको हम जरा सा भी संभालना शुरू कर दें, जरा सा भी, ये तो निगरान हुकूमत कर रही है सर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स, फौज कानून साजी हुई, उसके बाद फौज इस पे काम कर रही है और बहुत अहम काम हो रहा है। इसको जाहिर है, मेरा ये सवाल ही नहीं है सर, आप करें काम, बल्कि हर पार्टी को जो जीत किया है आपने पहले ही कह दिया कि उन पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी पॉलिसी है, ठीक है, मैं समझता हूँ तसलसल होना चाहिए जो नहीं थी। लेकिन मेरा सवाल तो ये है सर कि आपको वोट क्यों दें सर? मुझे ये बताए ना, आप वही लोग हैं, 9 मई से पहले तो वही थे ना, 3 साल 7 माह वही इलेक्टेबल्स थे। उन्होंने क्या काम किया अपने इलाकों में कि हम आपको वोट दें सर, यानी अवाम? नहीं तो डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि आप किसी दिन हमारे हल्के में हमारे साथ कुछ 1-2 दिन गुजारिए, तो फिर लोगों से आपको अंदाजा होगा कि क्यों वोट दें। मैं तो ये कहूंगा, मैं तो चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान सुने आपको। सर मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं तो ये देखूंगा ना कि मुझे कोई क्यों वोट दे। मैंने तो अपने किरदार, अपने कद के लिहाज से, मैं तो सर आप पार्टी तर्जुमान है सर, सॉरी आप पार्टी तर्जुमान है, मुझे पार्टी की तर्जुमानी चाहिए सर। यहाँ इसी तरफ हमें चलना पड़ेगा डॉक्टर साहब, हमें इसी तरफ चलना पड़ेगा। हमें पार्टीज में ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लोगों को आगे लाना पड़ेगा, नहीं तो ना हम किसी ना किसी खोखले नारे की आड़ में छुपे रहेंगे और 5 साल मिलेंगे, 10 साल मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट वहीं पे वहीं खड़ा होगा। हमें आज कल परसों इस रविश को तब्दील करना होगा, नहीं तो ना वही पार्टीज कमजोर, नारे कमजोर और शख्सियत दोबारा आके वही काम करती है। इसी वजह से हमेशा यही एक सवाल, यहाँ ये एक सवाल ऐड कर देता हूं कि अवाम आपको वोट क्यों दे और PMLN और पीपल्स पार्टी को क्यों ना दे? चलें इसको जरा सा जरूर वाज़ेह करें सर, बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं फिर वही कह रहा हूं ना कि मैं तो इलेक्शन कैंपेन कर रहा हूं। मैं तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर, मैं मिसाल के तौर पे अपने हम इलाके की तमाम रिसोर्सेज को लेके और एक इलाके को डिवाइड करके लोगों के मसाइल को लेके आगे चल रहे हैं। तो अवाम हमें तो वोट देगी, बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस के अंदर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे तो अपना पता है कि मैं जो काम कर सकता हूं, जो कहता हूं, वो काम करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मुझे ये उम्मीद है कि अवाम हमें वोट दे। मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप तर्जुमान हैं। अगर आप तर्जुमान नहीं होते, आप एक कैंडिडेट होते, तो मैं आपसे बिल्कुल मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि पार्टीज, फिर कह रहा हूँ, कमजोर हैं। और जैसे आप स्टार्ट में कह चुके थे कि इलेक्टेबल्स की सियासत और उस तरफ चलता है, तो ये चीज चलेगी। अल्लाह करे कि हम उस स्टेज के ऊपर आए कि पाकिस्तान की मुईशत ठीक हो और पार्टीज अपने में से बेहतरीन लोगों को आगे लेकर आकर वो एतमाद कायम करें और डिलीवर कर सके उन तमाम चीजों को जो उन्हें करनी चाहिए। अल्लाह करे ये टाइम आए। दूसरी आपने सवाल किया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। डॉक्टर साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ओवरऑल किसी पार्टी का भी दुरुस्त नहीं होता। गुड। कुछ पार्टीज जो हैं वो उसको इस तरीके के साथ करती हैं कि उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठती। वो अपनी चीजों को, जैसे कहते हैं, टोटल जैसे कहते हैं, पूरा करो वो चीजों नहीं सर, उंगली नहीं उठती। और एक और भी होता है, उनके अंदर डेमोक्रेसी तो होती नहीं है सर, खौफ होता है। कोई आदमी खड़ा होकर उसको चैलेंज नहीं करता है जो दूसरी जगह चैलेंज हो रहा है, ये भी है सर। जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन यहाँ पे जिस तरीके से होना चाहिए वैसे कोई भी नहीं कराता, नीचे लेवल तक उसको लेकर हम नहीं जाते। तो ये एक इशू है। और फिर बात कि पार्टीज कमजोर हैं, शख्सियात मजबूत हैं। एक टाइम आना चाहिए कि पार्टीज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं और पार्टीज अपने अंदर से मेरिट की बुनियाद पर लोगों को आगे लेके आएं। नहीं तो वही 5-5, 10-10 आदमी हर पार्टी के अंदर मौजूद हैं और उन्हीं की इजारादारी है। गवर्नमेंट भी आएगी तो वही 10-12, वही 10-12, वही 10-12। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमारी कोशिश तो ये है कि ये मामला ठीक हो। डॉक्टर साहब, ठीक है सर, मैं आता हूं जनाब राजवाना साहब की तरफ। रफ़ीक राजवाना साहब, एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से हमें जो इत्तला है वो थोड़ा सा ये है कि 2010 में PMLN की एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था, उसके बाद कोई भी नहीं हुआ।
लेकिन आपके ऊपर ऑब्जेक्शन ही नहीं है। और दूसरा ये मुझे बताइए सर कि अवाम को जाहिर है इस वक्त अट्रैक्ट करना है, आप तो 2/3 मेजॉरिटी मांग रहे हैं, आपकी कारकर्दगी 16 महीने की बहुत करीब से लोगों ने देखी हुई है। अब आपको लोग पीपल्स पार्टी को वोट ना दें, इस तरीके इस्तेहकाम को ना दें, पीटीआई को ना दें, आपको वोट दे दें और 2/3 दे दें, क्यों सर? ये जरा मुझे बताएं सर। पहले तो जनाब ने जो इंटर पार्टी इलेक्शन की बात की ना डॉक्टर साहब, शायद आपके इल्म में नहीं है, रिसेंटली कोई चंद माह की बात है, इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास हुआ। पूरे पाकिस्तान से जनरल काउंसिल के मेंबरान आए हुए थे और मैं भी उनमें मौजूद था, जिसमें मुख्तलिफ ओहदों के लिए पार्टी का इलेक्शन हुआ। ठीक है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि सारे उम्मीदवार मेरा मुकाबला हो गया, बट द क्वेश्चन इज द इलेक्शन वाज हेल्ड। ठीक है जी, मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह का ये बिला मुकाबला हुआ है, अगर कोई पार्टी के अंदर कोई खड़ा होना चाहता है खड़ा हो जाए, भले हार जाए, तो ही शुड गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड कि मैं पार्टी में मैंने हिम्मत की, जुर्रत की और मैंने कागजात नामजदगी दाखिल की है। बट इलेक्शन वर है, मैं आई विटनेस, मैं वही मौजूद था, उसी जनरल काउंसिल का मैं भी मेंबर, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा जी किसको वोट दे और किसी को ना दे। मैं तो इस तरह की कैंपेन में बिलीव करता हूं, मैं कहता हूं मुझे इसलिए दे कि मेरे में ये अच्छाई है। यस, ठीक है ना जी, मैं इस चीज पे यकीन नहीं रखता, मैं कहूँ जी फलां में ये बुराई है। आप मेरा मिजाज जानते हो, मैं अपने आप को बखूबी जानता हूँ। फलां में ये बुराई है, पीपल्स पार्टी में ये बुराई है। आप रोज ये तबसरे सुनते हैं, रोज ये बहस सुनते हैं, रोज ये प्रोग्राम होते हैं, तो कोई मुझे ऐसे लगता है कि एज इफ वी आर बाउंड कि हमने अपने मुखालिफ को तनकीद का निशाना बनाना है और अपने आप को फरिश्ता बना के पेश करना है। इट्स नॉट द केस। अवाम और हमारे मौजूद नाज़रीन सामने जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो इस चीजों को सुन के उनके कान पक गए उनके कि जी फलां बुरा था, हमने आसमान से तारे तोड़ कर लाए, हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी। प्लीज जो हकीकत है वो बताएं। आज डॉक्टर साहब अगर सारी जमातें बैठ जाए और अवाम को ये बता दे हमारे ये माशी मसाइल है, किसी एक जमात के हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जल्दी इन मसाइल का हल कर सके, तो कम से कम कल को जिसकी भी हुकूमत आएगी तो दूसरी पार्टी एक्सप्लॉइट भी कर सकेगी कि इनसे ये काम नहीं हुआ जो ना होने वाला हो। तो ये अगर कल्चर नहीं अडॉप्ट करते और आपके प्रोग्राम में हमने एक दूसरे की ही खबर लेनी है, तो ये फिर चलता रहेगा और लोग शाम को अपना टाइम पास करते हैं। हमारे शायद इस गुफ्तगू से मुतासर नहीं होते, हम समझते हैं शायद हम अपना माल बेच के जा रहे हैं। इट इज ऑल सपोजिशन, इट इज ऑल असम्पशन, इट इज ऑल आवर क्या कहना चाहिए खुशफहमी है। डॉक्टर साहब ऑनेस्टली दुख होता है कि हम दुनिया कह के थक गई, अवाम पीटती जा रही है, अवाम रोती जा रही है, अवाम मरती जा रही है, यानी कि वो जिंदा तो है। एक फ्रेंच राइटर ने लिखा था, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर पेइंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग जस्ट फॉर ब्रीदिंग। उनका सांस आ रहा है वरना उनकी जिंदगी का कोई हाल नहीं है। तो डॉक्टर साहब इस तरह की अगर हम सोच रखेंगे पॉजिटिव, फिर तो मुल्क चल सकता है, वरना मैं अपने नंबर टांग के शाम को अपनी पार्टी को खुश करके 1 2 3 प्रोग्राम करके मुझे कहें वाह जी वाह, रात आपने तो कमाल कर दिया, तुसी तो जनाब फलाने ਨੂੰ नहीं बोलन देता, फलाने ਨੂੰ नहीं बोलन देता। आई डिसएग्री विद दिस थिंग। हम सारे माशाल्लाह, रोकड़ी साहब माशाल्लाह इज हाईली एजुकेटेड एंड बड़े रिवायात के 40 साल से यही चेहरे हम देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो बेचारी तबाह से तबाह हाल होती आई है ना सर। आज आप देखते रहे, मैं अगर मुशर्रफ साहब से पहले का दौर ले लूँ 90s का, 88 से बेनज़ीर साहिबा का, मेरे भी टिप्स पे, मैं भी एक सियासी तालिब इल्म हूँ, आप बढ़ाते रहे। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ और उसके बाद फिर बेनज़ीर, फिर मियाँ नवाज शरीफ, फिर जनरल मुशर्रफ, फिर आसिफ अली जरदारी और फिर आपके मियाँ नवाज शरीफ और फिर 13 सियासी जमात, एक कौमी हुकूमत और जिसमें 85 की काबीना, और अब भी कौमी हुकूमत की बात की जा रही है कि सब मिलकर हुकूमत बनाए। सर मेरा एक सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंध की तबाही की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, मैं नहीं कह रहा,
MQM कहती है, PMLN कहती है। पीपल्स पार्टी कहती है कि मरकज और पंजाब को तबाह कर दिया है PMLN ने, ठीक है जी। KPK को तबाह कर दिया है PTI ने, ठीक है जी। मरकज को तबाह कर दिया है PTI ने। बलूचिस्तान को सरदारों ने तबाह कर दिया है, जो इलेक्टेबल्स हैं तबाह कर दिया है। तो मुझे ये बताइए सर, जब इन्हीं लोगों ने मुल्क तबाह किया है और अवाम को इस नहज तक पहुंचा दिया है, तो कौमी हुकूमत बनाकर मुल्क को खुशहाल कैसे आप करेंगे सर, जिनके ऊपर इतने संगीन इल्जामात हैं? बात यह है कि जैसे आप फरमा रहे हैं सारी पार्टियों में ये खराबी है, तो जब इन बातों का यादा अवाम करे तो अवाम फिर वोट न दे, अवाम पोलिंग स्टेशन पे ना जाए। अवाम कुछ ना कुछ तो कारकर्दगी देखती है ना। अब मैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं, मैं कोई अपनी पार्टी के वो कोई मतलब है कि उसके क्रेडिट की बात नहीं करता। कंपैरेटिवली आप सारे अदवार मिला लें और सारे अदवार मिला के फिर देखें कि किसका दौर अच्छा था। मैं ये भी नहीं कहता PMLN का अच्छा था या पीपल्स पार्टी का अच्छा था, लेट द पीपल डिसाइड। और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बैठे हैं, आप ये एनालिसिस कर दें, ठीक है। आइडियल भी नहीं है, सेमी आइडियल भी नहीं है, ठीक है ना जी। नॉट एन आयोटा ऑफ आइडियलिज्म इज देयर, बट कुछ ना कुछ तो किया। मगर अब बात यार, कुछ ना कुछ करने से कुछ नहीं होगा, अब बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत बहुत बड़ा बोझ है पाकिस्तान पर इकोनॉमी का, आवाम का। अगर जमातें परफॉर्म नहीं करेंगी डॉक्टर साहब, तो हो सकता है फिर अगले इलेक्शन में आवाम शायद पोलिंग स्टेशन पर भी न जाए। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन अवाम के वोट को इज्जत कौन देता है और लोग कौन? सारे लोग तो इस वक्त गेट नंबर 4 की तरफ देख रहे हैं सर। नहीं, गेट नंबर 4 बंद है डॉक्टर साहब, बंद है। और आप पर तो संगीन इल्जाम लगाया हुआ है और बड़ी सियासी जमात ने लगाया हुआ है सर। हजूर इल्जाम है डॉक्टर साहब, जब तक साबित ना हो। अगर इनको है, सुने डॉक्टर साहब, एक बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ। यस, ये गेट नंबर 4 का इल्जाम लगाती है ना, दे शुड कम आउट। यस, लिख दे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, अगर गेट नंबर 4 से शिकायत है। जरूरत क्यों नहीं करते फिर? जरूरत करे ना फिर, हमें मलाइन करते हैं भाई। आपको धक्का देके मैं पीछे आगे आ जाऊंगा ना इसमें। नहीं, यही बात है। हमें रिवायती सियासत में पाकिस्तान की अवाम तंग नहीं है ना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है, बड़ी जबरदस्त बात की है जी। सेनेटर साहब कामरान साहबा, आपको क्यों पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए, PMLN को क्यों ना दिया जाए? जैसे उन्होंने कहा कि हमारे एतवार को देखें, उन्होंने दावा तो नहीं किया लेकिन इशारा उन्होंने यही किया कि सबसे अच्छा एतवार हमारा है, तो अवाम हमें वोट दे। तो आपको क्यों दे अवाम वोट सर? देखिए, फिर डॉक्टर दानिश, आपने ही एक बात कही थी कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो इलेक्शन में जीतेगा जो अवाम का लाडला होगा। तो यकीनन अवाम जो है किसी बुनियाद पे वोट देती है, और मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपनी कारकर्दगी से अवाम को जो है मुतासिर किया है। अब बहुत कम वक्त के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने आप को एक बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा साबित किया। उन्होंने पाकिस्तान को आलमी दुनिया से रिकनेक्ट किया। सैलाब और बारिशों के बाद हमने लोगों को रिहेबिलिटेट किया और हर मुमकिन मदद की। जिनके घर डैमेज थे उनको घर बना के दिए, घरों की मिल्कियत दी। सिंध के अंदर सेहत का जदीद तरीन निज़ाम लेकर आए, फ्री हेल्थ केयर है, हर किस्म का कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्लांट और सर्जरी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, मैं अभी खुद बाई रोड गई थी सिंध, तो मैंने ये देखा कि जो रोड जो बिल्कुल तबाह हाल थे, बहुत अच्छी तामीर हुई हुई है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है और बहुत पुरसकून तरीके से सेफली आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो देखिए, अब तो ठीक है, सिंध की हुकूमत आपको दे देते हैं, सिंध की हुकूमत दोबारा आपको दे देते हैं, और मरकज की हुकूमत जो है वो PMLN को दे देते हैं, पंजाब को दे देते हैं। डॉक्टर दानिश, बात ये है कि नहीं डॉक्टर दानिश, ये बंदर बांट वाली बात ना करें ना। मेरी आपकी बात मुकम्मल होगी। ये हक ना आपको है, ना ये मुझको है, ना ये किसी और को हक है। ये हक है पाकिस्तान के अवाम को, ठीक है ना। ये हक उनका है कि वो किसको मुंतखब करते हैं और हमें उनके वोट्स का और उनके हक का एहतराम करना है, ठीक है। अब पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में अवाम को शनाख्ती कार्ड दिया, पासपोर्ट दिया, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया,
हजमी ताकत दी, पाकिस्तान में हर वो इनिशिएटिव लिया जिस पे आज पाकिस्तान फख्र महसूस करता है, और फिर एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज दी। आप ये देखें 18th अमेंडमेंट हो, चाहे जो है वो NFC अवार्ड हो, सूबों के अंदर से महरूमी का एहसास खत्म करके उनको खुद मुख्तार बनाया। लेकिन वो तो खत्म करने जा रही है, PMLN उसको या तो खत्म करने जा रही है, तो उस पर आप क्या करेंगे बताइए? अगली वो डॉक्टर दानिश देखिए, बात ये है डॉक्टर दानिश, देखिए ये होता है कि जब हम हर दफ़ा शॉर्ट टर्म पॉलिसीज लेके यू टर्म करने की बात करते हैं तो मुल्क को नुकसान पहुंचता है। देखिए वफाक को मजबूत बनाना क्लेम है ना, उनका क्लेम है जो कि MQM भी उनका साथ दे रही है कि ठीक है 18वीं तरमीम आपने की, लेकिन सूबों को बहुत ताकत मिल गई, वहां से डेवल्यूशन ऑफ पावर लोकल बॉडीज को नहीं गया, आपने कब्जा कर लिया, तो वो चाहते हैं। बिल्कुल होगा डॉक्टर दानिश, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ नहीं मुकम्मल। आप ये देखें कि वो वजारतें जो सूबों में डिवॉल्व हो गई वो अभी भी वफाक में एग्जिस्ट करती हैं। आई थिंक उनको मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व होना चाहिए, तमाम रिसोर्सेज को डिवॉल्व होना चाहिए और निचली सतह तक इक़्तिदार मुंतकिल होना चाहिए। उससे देखिए एक चीज़ को बेहतर करने की ज़रूर होती है गुंजाइश, लेकिन एक चीज़ को बार बार ख़राब करने की गुंजाइश नहीं होती। आप ये देखिए अगर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बेहतरीन काविशें थी और उन्होंने हुकूमत खत्म होने से पहले जब चाइनीज प्रीमियर आए तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी बुलाया और उस मीटिंग में बिठाया ताकि एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो। आज पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, आज पाकिस्तान को कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज की जरूरत है। आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उसी वक्त आएगी जब लोगों को ये एहसास होगा, ये आलमी दुनिया को ट्रस्ट होगा कि ये तो दस्तों गरेबा से तो नहीं होगा, अगर ये बात इल्जामात से तो नहीं होगा। आप एक दूसरे पे संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, इलेक्शन को ऑलरेडी मुतनाज़ा कर चुके हैं, वो आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं। आप इलेक्शन एक मिनट मुझे दीजिए, मुझे तो इस बात का नहीं, मुझे तो इस बात का बताइए कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए PMLN कहती है कि जी नहीं दिया गया, MQM कहती है नहीं दिया गया, इसलिए दोनों मिलकर अब 18वीं तरमीम पे तरमीम करना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ है। इसके ऊपर थोड़ा कमेंट्स करें। देखिए बात यह है कि PMLN को अब तकसीम की सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए, हमें नफ़रतें और हेट्रेड से बाहर निकलना चाहिए। आप मुझे पीपल्स पार्टी का कोई एक ऐसा बयान बता दें जिसमें हम दूसरी पार्टी की ख़वातीन की या उनके किरदार कशी कर रहे हो या तहज़ीक कर रहे हो, नहीं, हम एक सियासी तनकीद ज़रूर कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ये चाहे कोई भी सियासी जमात हो, उसका कायद कितने ऊँचे मुकाम पर बैठा हो, किसी जगह भी जलसा कर रहा हो, आपको कितने भी इख्तलाफात हो, आप इख्तलाफ करें, आप 9 में से इख्तलाफ करें। बिल्कुल पाकिस्तान के साथ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन आप किसी दूसरी जमात की ख़वातीन के ऊपर ऐसी बात ना करें कि जिससे शर्मसारी हो। तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी सियासी तनकीद कर रही है और हमें सियासी मैदान में सियासी मुकाबला करना है, नफरत को ख़त्म कर दें पाकिस्तान की खातिर। इसलिए पाकिस्तान में इस्तेकाम उसी वक्त आएगा, कौन सी आलमी ताकत आपके पास पे इन्वेस्टमेंट करेगी जब उन्हें पता होगा आज एक पॉलिसी बन रही है, कल उसको यू टर्न लेंगे, परसों कोई और आएगा वो कोई और पॉलिसी लेगा। नहीं, चलने दे पाकिस्तान को, हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, हमारी शनाख्त का हिस्सा बनेंगी आप। देखिए बात ये है, जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है। डॉक्टर दानिश, पाकिस्तान ये हक पाकिस्तान के अवाम का है। हमने तो 2008 में भी जो हुकूमत बनाई तो हमने PMLN को दावत दी थी कि पाकिस्तान के खातिर आए, साथ बैठे, और आज भी मैं समझती हूँ जहां जरूरत पड़ेगी पीपल्स पार्टी हमेशा मफाहिमत कौमी हुकूमत में शामिल होंगी आप, ये सिर्फ इतना बता। नहीं, इलेक्टेड हुकूमत जब एक हुकूमत जब इलेक्टेड लोग मुंतखब होकर पार्लियामान में चले जाते हैं, उसके बाद ये डिसीजन होता है कि किसने कोलिजन बनाना है, किसने नहीं। अगर ये बगैर इलेक्शन के कोई बनी बनाई तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी की है, एहसन इकबाल साहब ने भी की है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि पार्लियामेंट की तमाम जमातें मिलकर हुकूमत बनाए, उसके लिए आप राजी हैं? देखिए बात यह है डॉक्टर दानिश, अगर ये अवाम ने ऐसा कोई मिक्स मैंडेट दिया और उसमें पाकिस्तान के लिए मिल बैठना हो तो पीपल्स पार्टी ने तो जाके चार्टर पाकिस्तान के लिए मिल बैठना हो, कौमी हुकूमत बनेगी, लेकिन 16 महीने में कौमी हुकूमत ने अपने आईनी तरामीम किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर किया, रिव्यू एंड जजमेंट किया, नैब ऑर्डिनेंस किया और पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन अवाम के मसाइल के लिए कुछ नहीं किया। तो
अगली कौमी हुकूमत से अवाम किस कदर उम्मीद रखेगी। लेकिन बहरहाल मुफाहमत की सियासत के बगैर और एक पॉलिसी लेकर आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है तमाम सियासी जमातों के लिए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।